मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। रामावतार त्यागी की ये लाइनें आज के दौर में कुछ लोग सार्थक कर रहे हैं। प्रतापपुर विधानसभा में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर इमाम जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की निस्वार्थ सेवा की। क्या कहेंगे, कैसा दौर था कोरोना काल का और किस तरीके से आप लोगों तक पहुँच रहे थे? आकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इस तरह का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया मेरे लिए। जी। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इंसान जो पैदा हुआ है इंसान के लिए पैदा हुआ है जी। और अगर हम किसी इंसान के दर्द को समझ ना पाएँ तो इंसानियत का मतलब ख़त्म हो जाता है। जी। जब इस महामारी फैली हुई थी पूरे दुनिया में तो कहीं ना कहीं हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है जो उस लायक है और अपने तरीके से जैसे भी ईश्वर ने उसे दे रखा है उन लोगों के लिए ज़रूर मदद करना चाहिए जो बेचारे रोज़ गड्ढा खोदते हैं, पानी पीते हैं, या फिर जो बेचारे रोज़ मजदूरी करते हैं, उन सारे लोगों के लिए जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं थे, अगर आपको ईश्वर ने दिया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ जाएं और लोगों की मदद करें। बस यही एक भाव था। और कहीं ना कहीं अगर मेरे बच्चा भूखा रहता है और मेरे बच्चे को भूख लगती है तो कहीं ना कहीं दूसरे के बच्चे को भी भूख लगती है, ऐसा महसूस होना चाहिए। यही सब सोच के मैंने लोगों की मदद की जो जिस लायक था। डॉक्टर साहब, कोरोना काल का जो दौर था बहुत मुश्किल दौर था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। हाँ। ऐसे में तो आप डॉक्टर, तो आपको अपना क्लिनिक भी संभालना होता था, बहुत सारे पेशेंट आपके पास आ रहे थे और उसी बीच आपको लोगों के बीच जाकर लोगों तक पहुंचकर अनाज भी बांटना था। कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे थे आप? उस वक्त देखिए, मेरे लिए जो प्रायोरिटी लगती थी, कहीं ना कहीं दर्द से ज़्यादा वो भूख सताती है, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रायोरिटी थी कि जो भूखे हैं उनके तक पहुंचा जाए। सुबह में मैं लोगों पेशेंट तो देख लेता था, लेकिन मुझे लगता था कि जो बेचारे जो बनवासी टाइप के लोग थे उस वक़्त वो काम करते थे, वो उस वक़्त काम सारे बंद थे, कहीं ना कहीं लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान में था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं जाऊं और मैं अपनी गाड़ी से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अकेले और मेरे ड्राइवर के साथ में जाता था। जो भी मेरे पास था, वो चाहे चावल रहा हो, दाल रही हो, सब्जी रही हो, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं लोगों तक गया हूँ और मैं पहुँचाया हूँ वहाँ तक। और जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ी, किसी को पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने पैसे भी दिया था। हालांकि इसमें कोई स्टंट नहीं था, कोई राजनीतिक स्टंट भी नहीं था, एक सेवा भाव था। अगर डॉक्टर का मतलब होता है कि आप किसी की सेवा करिए, वो दवा से भी सेवा कर सकते हैं और दुआ से भी सेवा कर सकते हैं और खाने से भी सेवा कर सकते हैं। तो बताइए, आपके हॉस्पिटल पे भी काफ़ी लोग पहुंच रहे होंगे, उस टाइम पे काफ़ी लोग आ रहे थे जो मजबूर थे, परेशान थे। किस तरीके से आपने मदद की? आकाश जी, आपने अगर देखा होगा, सोशल मीडिया के थ्रू देखा होगा, तो जो मेरे पास आते थे, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो मैं पैसा भी देता था। घर पे अनाज का जो इंतज़ाम मैंने कर रखा था उन्हें अनाज भी देता था। और एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों ने बहुत सारी बातें भी कही थी, तो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डालने का मकसद यही था कि कभी कभी कुछ लोग मदद करना चाहते तो हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अगर कोई दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब किसी को देखते हैं कि हाँ ये बंदा कर रहा है तो उसका भी हौसला बढ़ता है, वो भी बाहर निकल के काम। कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, इस वजह से आप ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ें समझ लें कि जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी होता है, आलोचना भी होता है। तो आलोचनाओं से नहीं डरना चाहिए, आलोचनाओं को पार करके आगे निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपका मकसद साफ है, आपकी नीयत साफ है, आप करना क्या चाहते हैं वो सिर्फ आप जानते हैं। और फिर धीरे धीरे लोगों ने जो भी आलोचनाएं किया था, धीरे धीरे उन्होंने अप्रिशिएट भी मुझे किया था। जो भी आप लोगों के खिलाफ बात करते हैं, खासकर आप क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड योर क्रिटिसिज्म? रिस्पॉन्ड के लिए तो मैं, खामोशी मेरी सबसे अच्छी है, क्योंकि कलाम साहब कहते थे, उनकी अगर कोटेशन आप पढ़ेंगे, उन्होंने कहा था कि काम इतनी खामोशी से करो कि आपका जो शोर है वो सफलता आपका जो है शोर मचा दे। तो बस मकसद सिर्फ यही था। और मुझे ये लाइन याद आती है कि दुष्यंत जी ने जो एक लाइन जो कविताएं लिखी, उसकी लाइन आती है कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही है कहीं आग तो ये आग जलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो मेरी ये जो लाइनें थी वो कहीं ना कहीं एकदम फिट बैठती थी। तो अपनी लाइनों से, अपने काम के ज़रिए और अपनी जो भी सारी चीज़ें मुझे ईश्वर ने दे रखा है, जो मेरे वालिद ने मेरे अंदर संस्कार डाले, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है,
उस संस्कृति के जरिए मैं पहचानना जाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कि हाँ मेरे अंदर ये जो राजनीति की आप जो बता रहे हैं कि सूरत बदलनी चाहिए, जी। तो आपसे जानना चाहता हूँ ये राजनीति की सूरत हमारे देश या हमारे प्रदेश में कैसे बदल सकती है? देखिए, मेरा अपना मानना है, ये मेरे अपने विचार हैं जी। कि अगर ये जनता आपको विधायक बनाती है, प्रधान बनाती है, सांसद बनाती है, तो सिर्फ ये सोच के बनाती है, वो अपना पेट नहीं भरना चाहती, उसे बम्बा या खम्बा की ज़रूरत नहीं है। वो चाहती है कि अगर मेरे दरवाजे तक सड़क नहीं आ रही है तो वो सड़क की सूरत सही होनी चाहिए। वो चाहती है कि अगर गांव की जो बहन है डोली में अगर जाना चाहती है तो उसके दरवाजे तक वो सड़क, वो रास्ता होना चाहिए। वो ये चाहती है कि अगर मेरे यहाँ पानी की, इस मोहल्ले में पानी की किल्लत है तो वो पानी की जो चीज़ें हैं वो सही होना चाहिए। वो ये चाहती है कि हाँ मेरी बात को आप सुनिए, आप कुछ भी ना करिए लेकिन कम से कम उसके सुख और दुख में खड़े तो हो जाइए। आप किसी की मिट्टी में पहुंच जाइए, आप किसी के जो है शादी में पहुंच जाइए, किसी के सुख दुख में पहुंच जाइए। लेकिन आजकल के जो नेता है, नेता का तो विकास हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी जनता है, जो हमारी जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं जो मेरी कह लीजिए हिंदुस्तान की जो खुशबू है, वो खुशबू कहीं ना कहीं धूमिल पड़ रही है। तो हमें सारे लोगों से मैं यही कहूँगा कि नेता बनिए लेकिन दिलों पे राज करने वाला नेता बनिए, अपने घरों पे राज करने वाला। किस तरह के नेता आज तक आए प्रतापपुर में या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में? और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो ये सुविधाएं बड़े स्तर पर लोगों को नहीं मिली हैं, केवल छोटा आंकड़ा नहीं है। देखिए, मैं अगर बात करूं तो मैं अगर महापुरुषों की बात करूं जिन्होंने बड़ी हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एक मशाल एक जलाई थी, उनमें बहुत सारे महापुरुष आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर सोनेलाल जी हैं उसमें, उनमें जो है ज्योतिबा फुले जी भी आते हैं, उनमें कांशीराम जी भी आते हैं। वो बहुत सारे नेता हैं जिनका मकसद था कि बस हमें वो समाज के लिए करना है। जैसे हम अगर डॉक्टर सोनेलाल जी की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो देखा था, जो गुर्बत देखी थी और जो उन्होंने चीज़ों को देखा था कि हाँ ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। हालांकि उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा लेने के बाद वो चाहते तो अपना विकास करते और कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचते, लेकिन उन्होंने कमेरावाद एक शब्द का इस्तेमाल किया था। आकाश जी, मैं कमेरावाद के बारे में कहना चाहूँ। कमेरावाद का मतलब होता है वो सारे लोग जो काम करते हैं और जिन्हें समाज ठुकरा देता है, उसको हम कमेरावाद कहते हैं। और वो कमेरों की बात करते थे। कमेरा शब्द जो है वो सारे मेहनत कश करने वालों के लोग के लिए बना हुआ है। वो चाहे मजदूर हो, चाहे कारीगर हो, चाहे जो भी हो, रोज़ रोटी कमाता है, रोज़ गड्ढे खोदता है और पानी भरता है, वो उनकी राजनीति करते थे। वो चाहते थे, वो किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं आए थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो पटेल के लिए काम करते, तो पटेल का मैं शाब्दिक अर्थ जो होता है अगर मैं बात करूं तो पटेल का मतलब ही होता है वो सारे लोग जो मेहनत करते हैं। आपने हाल ही में अपना दल ज्वाइन किया है। जी जी। तो इन्हीं सब विचारों के कारण शायद आप अपना दल में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे अपना दल के बारे में तो इसकी जो राजनीति है वो पटेलों के वोट के इर्द गिर्द ही घूमती है। चाहे वो गठबंधन के बारे में बात करें या फिर मंत्रिमंडल पद देने के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक खंगालने की कोशिश तो रही उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी हैं और इस इंटरव्यू के जरिए मैं बधाई भी दे रहा हूं कि इस बार जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री उन्हें मिला है। चुनाव के ठीक पहले इमाम जी, चुनाव के जस्ट ठीक पहले 2022 के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे वक्त में जहां अपना दल सबसे ज़्यादा जो है हस्तक्षेप कर सकती है उत्तर प्रदेश ही है, तो उसके पहले उनको मंत्री बना देना तो कहीं ना कहीं ये चुनावी साजिश तो नहीं है कि इनको मंत्रिमंडल पद दो और फिर वोट बैंक खंगाल लो? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। बहुत सारे लोग विपक्ष के लोग हैं, जो हर इंसान का अपना विचार हो सकता है, लेकिन ये बातें कोई अभी चुनाव से नहीं हो रहा है। वो तो पहले से ही तय था कि पिछली बार भी वो मंत्री बनी, उनकी स्वास्थ्य मंत्री थी और इस बार भी उनको चेंज किया गया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर गौर किया होगा कि जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने जब शपथ लिया था, आपने अगर गौर किया होगा जो भी सांसद हो या जो भी विधायक हो, जब भी वो शपथ लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं ईश्वर को साक्षी मान करके ये शपथ ले रहा हूँ। लेकिन अगर आप उनका शपथ का जब देखेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं सत्यनिष्ठा की साक्षी मान करके मैं ये शपथ ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर सोनेलाल के जो रास्ते थे और जो उनके विचार थे उन्हीं पे ये चले। लेकिन इमाम जी, आपने कहा कि उन्होंने सत्यनिष्ठा की बात करी और लोगों ने ईश्वर की बात करी। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, तो बात तो एक ही कर रही है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। लेकिन अगर हम रास्तों को देखा जाए, जैसे राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे लोग तो शपथ लेते हैं लेकिन उन रास्तों पे चलते नहीं हैं।
चलते नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है, कैसे ये स्थिति बदलेगी कि जो वो वादे करते हैं, जो वो बातें करते हैं, लोग नेता लोग उस पर खरे कैसे उतर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि जो जनता है वो जनता जनार्दन होती है, और कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आपको एक मत का प्रयोग करने का जो हक दिया है, वो पैसे देके भी आप उसका मूल्य का अदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जब ये जनता किसी के लिए वोटिंग करे या चुनाव करे तो कहीं ना कहीं 3 से 4 चीज़ें देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। सबसे पहला चीज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहला चीज़ उसके अंदर का जो कैरेक्टर है वो देखना चाहिए, क्योंकि चरित्र एक ऐसा चीज़ है नेता के अंदर का, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है समाज में। अगर वो चरित्र अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वो समाज के बारे में सोचेगा। आपको लगता है ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में एक ऐसा नेता आपको मिलेगा जिसके चरित्र का सर्टिफिकेट एकदम 100% प्योर मिले? बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, आपका कहना सही है कि आजकल का जो चुनाव है वो देख रहे हैं नेता कहीं किस तरीके के हैं, बिल्कुल पैसा और संसाधनों पे आके टिका हुआ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों को खोजना पड़ेगा। लोग कहीं हैं, ना कहीं बिल्कुल है, ऐसे लोग हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और फिर वो दुष्यंत जी जो कहते हैं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी हमें ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक हमारी हालत सुधरने वाली नहीं। जनता का चुनाव ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, चीजें खुद ब खुद बदल सकती हैं। बिल्कुल बदल सकती है जनता अगर चाह ले तो, क्योंकि जनता ही है जो आपको नेता बनाती है, जनता ही आपको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा देती है, और वो जनता ही एक ऐसी है जो आपको आसमान से उठा के जमीन पे मिला सकती है। अगर ये जनता इन चीज़ों को समझे कि अगर नेता का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उसका एजुकेशन लेवल देखना चाहिए, जनता के बारे में वो दायित्व क्या रखता है, वो जनता के बारे में पिछला जो रिकॉर्ड है वो किया क्या है, अगर इन 4 चीज़ों को देखे, 4-5 चीज़ों को देखे, इसमें पार्टी बहुत मायने नहीं रखती मेरे भाई। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे आपने देखे होंगे कुछ ऐसे भी नेता जो निर्दल जीतते आए, जो 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में किया गया उनका काम बोलता है। तो आपको भी, आप सभी लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हमें जब चुनाव करें, जो वोटिंग करें, वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए, या ऐसी पार्टियों को भी हमें देखना चाहिए कि जो पार्टी है वो किस लेवल की है, वो क्या काम कर रही है जनता के लिए। आप जिला पंचायत चुनाव लड़े थे जी। बैकडोर से खबर मिली हमें कि इसमें आपको हिंदुओं ने बहुत अच्छे मात्रा में वोट दिया। जी जी। और मुसलमान बिरादरी का वोट बैंक आपको कम मिला, क्यों ऐसा क्यों आपके साथ? कह लीजिए, वो कहते हैं ना कि मैं क्या कहूँ, मैं तो बस ये चाहता था कि वो सारे लोग मेरे अच्छे काम किए थे, और मैं ये चाहता था कि जनता काम पे जरूर इस पे वो करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों की साजिशें थी, साजिश की, और कहीं ना कहीं अगर लोगों को लगता, क्यों चाहते हैं कि डॉक्टर इमाम आगे ना आए या फिर आगे ना निकले? कहीं ना कहीं वो कह लीजिए कि अस्तित्व पे खतरा जो होता है, कहीं ना कहीं लोगों का अस्तित्व पे खतरा बन जाता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर इमाम बड़ा चेहरा ना बन जाए, कहीं ना कहीं ये जो राजनीति, साफ सुथरी राजनीति करना चाहता है, कहीं ना कहीं वो एक आयाम स्थापित ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन मैं सबको सलाम करता हूँ, सबकी मोहब्बतें देता हूँ, और कहीं ना कहीं उनका एहसान है मेरे ऊपर। और सारे लोगों ने मुझे वोट, मैं तो ये कहता हूँ कि सारे लोगों ने वोट मुझे किया है, मैं किसी को कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ। और बस यही कहूँगा कि वो डॉक्टर इमाम जात पात में भरोसा रखते हैं, मजहब में नहीं। देखिए, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर का मतलब ही एक हो जाता है कि उसके लिए कोई जात और पात नहीं होती है। और कहीं ना कहीं मेरे हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होती है, तो कोई अगर पंडित भाई की डिलीवरी होती है, अगर बहू की बेटी की डिलीवरी, तो मैं उनके लिए डॉक्टर इमाम पंडित हूँ। किसी पटेल भाई के घर की डिलीवरी होती है तो मैं उनके लिए डॉक्टर इमाम पटेल हूँ। और कहीं ना कहीं अगर भारतीय समाज से या जो है दलित समाज से कोई बहन बेटी की डिलीवरी होती है तो मैं उनके लिए डॉक्टर इमाम भारतीय हूँ। तो ऐसा कोई वो मकसद नहीं है मेरा, मैं तो सबके लिए डॉक्टर इमाम हूँ। कोई ख़ास वो ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास समुदाय है मैं उनके लिए डॉक्टर हूँ। तो मैं डॉक्टर तो सबके लिए हूँ। मेरी नज़र में इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं होती, वो इंसान सबसे पहले